नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ प्रीति और सुमेरा भी मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इटली के रोम में बड़ा धमाका हो गया है। रोम में पेट्रोल पंप पर विस्फोट की खबर है। विस्फोट में 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इटली की राजधानी रोम से यह खबर सामने आ रही है। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से एक पेट्रोल पंप पर यह जोरदार ब्लास्ट हुआ है। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि इस विस्फोट में 19 लोग घायल हुए हैं। दहला देने वाला ये धमाका पेट्रोल पंप पर 19 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज पूरे शहर में सुनी गई। इटली के रोम में पेट्रोल पंप पर धमाका हुआ है और एक बड़ा इलाका रोम का इस धमाके की वजह से दहल गया है। ये तस्वीरें आपके सामने। तो आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये इटली के रोम की है, जहां पर पेट्रोल पंप पर धमाका हुआ है और किस तरह से धमाके की धमक और उसके बाद आसमान में धुएं का गुबार, ये देखिए, और इतना जबरदस्त ये धमाका हुआ है। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। दलाई लामा के उत्तराधिकारी पर चीन का बयान। दलाई लामा अकेले उत्तराधिकारी नहीं चुन सकते। उत्तराधिकारी चयन की एक प्रक्रिया होती है। चीन की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट आया है, जिसमें दलाई लामा के उत्तराधिकारी को चुनने को लेकर बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि दलाई लामा अकेले उत्तराधिकारी का चयन नहीं कर सकते हैं। उत्तराधिकारी चयन की एक पूरी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया से दलाई लामा को भी गुजरना होगा। ये चीन का बयान है और बाकायदा ये पोस्ट के जरिए इस बात को शी जिनपिंग ने क्लियर किया है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी चुनने को लेकर दलाई लामा इस इकलौती प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। एक प्रोसेस है जिसका हिस्सा वो बनेंगे, जिसमें और भी लोगों की सहमति जरूरी होगी। दरअसल 6 जुलाई को 90 साल के हो जाएंगे दलाई लामा। दलाई लामा के उत्तराधिकारी पर चीन के बयान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि मैं दलाई लामा का भक्त हूं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो दलाई लामा का अनुयायी है वो चाहता है कि उनका उत्तराधिकारी दलाई लामा द्वारा ही चुना जाए। दलाई लामा इशू को लेकर के हमको कंफ्यूजन में रहने का जरूरत नहीं है। दलाई लामा जी पूरे विश्व में जितने बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं और जो परम पावन दलाई लामा जी को जो मानते हैं, वो सबका इच्छा है कि दलाई लामा जी अपना तय करेंगे। ये तो भारत सरकार का या मुझे अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अगले दलाई लामा कौन हो वो तो दलाई लामा जी और उस मुझे चाइना का स्टेटमेंट पे मुझे कोई रिएक्शन करना नहीं है। मैं एक अनुयायी का तरफ से बोल रहा हूँ। मैं एक डिवोटी हूँ, परम पावन दलाई लामा जी को मानता हूँ। मैं इस नाते कहता हूँ कि पूरे दुनिया में परम पावन दलाई लामा जी को जो मानते हैं वो उनका इच्छा है कि दलाई लामा जी खुद तय करेंगे। ये अनुयायी का इच्छा है। मैं भारत सरकार का बिहाफ से या चाइनीज गवर्नमेंट का स्टेटमेंट को मैं कुछ उस पर नहीं कह रहा हूँ। लाहग्यारी नामग्याल डोलकर जो निर्वासित तिब्बती सांसद हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। नामग्याल जी, ये जो पूरा मुद्दा है ये चाइना की तरफ से कहा जा रहा है कि अकेले दलाई लामा नहीं चुनेंगे, चीन का भी उसमें रोल होगा। किस तरह से आप इस पूरे मुद्दे को देखते हैं और क्या ये एक बड़ा विवाद बनता दिख रहा है? ये जो है चीन की सरकार के जो तिब्बत के मानव अधिकार को लेकर, हमारे रिलीजियस अधिकार को लेकर जो है उसके ऊपर पूरी तरह से वायलेशन जो है उसका एग्जाम्पल है। जैसा आप देख सकते हैं कि चाइना इतने सालों में उनका यही कोशिश रहा है कि जितना भी हो उनकी तरफ से जो हमारी हिस्ट्री को लेकर, हमारे जो तिब्बतन बुद्धिज्म जो है उसको लेकर जितना भी वो बातें हैं मैनिपुलेशन के तरफ से जितना भी हो सके उनकी तरफ से यही कोशिश रहा है। जैसे इस समय उन्होंने कहा है कि हिज होलिनेस का जो रिइंकार्नेशन है वही तय करेंगी। मैं चाहती हूँ कि वो कैसा हो सकता है। एक ऐसा सरकार बोल रहा है जो रिलीजन को मानता ही नहीं है,
एक ऐसा सरकार बोल रहा है जो सिर्फ 1949 में आया है। वो कैसे बोल सकता है कि हिस्टोरिकली अब तक चाइना ने उन्होंने तय किया है, जबकि हम हिस्टोरिक 14 दलाई लामा की बात कर रहे हैं। वो कितने सालों से, कितने सेंचुरी से ये एक रिइंकार्नेशन का सिस्टम, वो टिबेटन सिस्टम बन के रहा है। तो वो जो है हमारी तरफ से, मैं कहती हूँ कि हम पूरी तरह से जो चीन की सरकार का जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है, स्टेटमेंट दिया है, हमको वो पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। और हमें ये पता है कि जिसको भी वो एक हिज होलीनेस का रिइंकार्नेशन मानेंगे, हमारे तिब्बती समुदाय जो तिब्बत में है, जो तिब्बत के बाहर है, या हमारे बुद्धिस्ट जो है, वो पूरी दुनिया में कोई भी नहीं मानेंगे जो चीन। यानी लाग्यारी जी, आप ये कह रही हैं कि तिब्बती लोग खुद दलाई लामा को चुनेंगे, दलाई लामा के अकेले उत्तराधिकारी चुनने का सवाल भी नहीं पैदा होता, जिस तरह का प्रोपेगेंडा इस मुद्दे को लेकर चीन करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल एक्सपेंशन की पॉलिसी को ही आगे बढ़ाता हुआ चीन दिखता है। वैसे में सवाल यह है कि ये पूरा प्रोसेस होगा क्या, कैसे चुना जाएगा नया दलाई लामा? हम अगर नई दलाई लामा के चुनने से पहले अगर हम इस बात पर गौर करें, हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि अभी इस समय जो 4वीं दलाई लामा जो है, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, उनके हेल्थ बहुत अच्छे है, मेंटल हेल्थ, इमोशनल और स्पिरिचुअली कहे वो बहुत ही अच्छे सुरक्षित है। तो अगर हम रिइंकार्नेशन की बात करें, हमें लगता है कि बहुत सालों के बाद की बात है, पर फिर भी अगर हमें इस मुद्दे के ऊपर गौर भी करने की जरूरत पड़े, हम ये कह सकते हैं कि जो तिब्बती समुदाय है, जो बुद्धिस्ट समुदाय है, हम ये मानते हैं कि जो भी चौथी दलाई लामा डिसाइड करेंगे, उनके रिइंकार्नेशन को लेकर वही हम मानेंगे, ना कि जो चीन तैयार करेंगे। और जैसे कल आपने सुना था, हिज होलीनेस ने बहुत क्लियरली कहा है कि उनका जो रिइंकार्नेशन होगा वही तैयार करेंगे, वो एक चिट्ठी के तौर पर रखेंगे, और उनके जो ऑफिस है गंडेम होटन करके, मतलब उनका हिज होलीनेस का ऑफिस है, वही उस चिट्ठी के अनुसार जो हमारे बौद्ध धर्म के, तिब्बती बौद्ध धर्म के जो लामास है, उनके सजेशंस लेकर उसके तौर पर हम जो नेक्स्ट दलाई लामा है उनको एक्सेप्ट करेंगे। और वही जैसे आप बता रही हैं कि एक प्रक्रिया होगी और उस प्रक्रिया से सबको गुजरना होगा और तब जाके दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चयन होगा। लेकिन तिब्बत पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए चीन चाहता है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी का जो चयन है वो उसके हाथ में रहे, उसके कंट्रोल में रहे। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना इस उत्तराधिकारी के नाम को तय करने के दरमियान देखना पड़ेगा? क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा कठिन है, थोड़ा मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मामला पॉलिटिक्स का नहीं है, ये मामला रिलीजन का है, हमारे एक विश्वास का है, हमारे स्टेट का है। तो उसके हिसाब से एक हमारे हिज होलीनेस 14 दलाई लामा को एक स्पिरिचुअल लीडर की तरह देख के उनके स्पिरिचुअल डिसीजन को एक्सेप्ट करना ही जस्ट है। नहीं तो जो चीन अपने पॉलिटिक्स की गेम के लिए अगर वो हिज होलीनेस 14 दलाई लामा के रिइंकार्नेशन को खुद एक बच्चे को लाकर खड़े करते, मुझे नहीं लगता कि एक भी बौद्ध धर्म को मानने वाला एक्सेप्ट करेंगे। तो चीन जो भी गेम खेले, हमें ये पता है कि वो उसमें सफल नहीं होंगे। जी लाग्यारी जी, आप अहम जानकारी दे रही थी और उन्होंने बताया कि ये एक धार्मिक प्रक्रिया है और उनका ये आरोप कि चीन इसे राजनीतिक रंग देना चाहता है और अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखना चाहता है। चीन धर्म को नहीं मानता है, लेकिन धर्म में दखलंदाजी करने की वजह से चीन की तरफ से ये बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन ये पूरा धार्मिक मामला और तिब्बत के लोग तय करेंगे अगले दलाई लामा को। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया किरण रिजिजू ने दी है, इस पर चीन की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। शिवांग, ये बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर चीन की तरफ से ट्रेडिशन की बात की जा रही है, गोल्डन अर्न ट्रेडिशन की बात की जा रही है। भारत की तरफ से किरण रिजिजू ने कहा है कि वो एक अनुयायी के तौर पर ये कह रहे हैं कि दलाई लामा और उनको चुनने की जो प्रक्रिया है वो धार्मिक प्रक्रिया है, लेकिन चीन इसमें पूरा दखल रखेगा। ये भारत और चीन के संबंधों को किस तरह से प्रभावित कर सकता है विवाद? देखिए, बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकता है। पहले हमें यह समझना होगा कि बीते वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी शी जिनपिंग से
और ये मुलाकात काफ़ी लंबे के अंतराल के बाद हुई थी। आप जानते हैं कि भारत और चीन के रिश्ते बीते कई सालों से बहुत सख्त थे, एक दूसरों के साथ बातचीत पूरी तरीके से राजनीतिक तौर पे बंद थी। और जो ब्रिक्स समिट हुई वहाँ पे प्रधानमंत्री की जो बायलैटरल टॉक्स हुई शी जिनपिंग के साथ, और अब जो कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के लिए भारतीय लोग जा पाए, तो ये एक रास्ता खुला है भारत और चीन के बीच और राजनीतिक स्तर पे भी बातचीत शुरू हुई है। तो कहीं ना कहीं इसने दोनों ही देशों के बीच एक पॉजिटिव रे ऑफ होप पैदा की है कि दोनों देश आपस में, चाहे भले ही कितने ही कॉम्पिटिटर्स हों या बॉर्डर इश्यूज़ हों, उसके बाद भी तमाम चीज़ों को एक तरफ रख के भारत और चीन फिर से एक दूसरे के साथ राजनीतिक तौर पे बात भी कर रहे हैं और डिप्लोमेटिक लेवल पे भी बातचीत जारी है। चाइना के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है किरण रिजिजू के बयान के बाद कि भारत को इस पूरे मामले पे, दलाई लामा के जो पुनर्जन्म का मामला है, इस पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये एक राजनीतिक मामला है। चीन के बयानों से ऐसा साफ लगता है कि जो चीन का आधिपत्य है वो चाहता है कि चीन इस पूरे मामले पे अपना इंटरफेरेंस रखे। इसको पूरे राजनीतिक रूप से चीन देखता है। उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है, उनके जो नेता हैं वो इसके पूरे इंटरफेरेंस करना चाहते हैं इस पूरे मामले पे। भारत की सरकार और भारत के लोग और ख़ास तौर से तिब्बत के लोग, वो इस पूरे मामले को धार्मिक चश्मे से देखते हैं, धार्मिक परिप्रेक्ष्य से देखते हैं। खुद किरण रिजिजू माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि वो उनके अनुयायी हैं, उनका अनुसरण करते हैं और उनका जो पुनर्जन्म होगा दलाई लामा का, तिब्बत के लोग हैं उनके लिए एक बड़ा धार्मिक मुद्दा है ये, लेकिन चीन के लिए एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है और अपनी पकड़ तिब्बत पर और इस पूरी प्रक्रिया पर कैसे वो बनाकर रख सकता है, इसको लेकर वो सक्रिय इस वक्त है और इसी को लेकर बयान दे रहा है। और आइए खबरों में आगे बढ़ेंगे। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट जलमग्न हो गया है। बताया जा रहा है कि एमपी के मंडला और डिंडोरी जिलों में लगातार बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ये नर्मदा नदी का पानी है। नदी की धार इतनी तेज है कि पानी की आवाज दूर से ही सुनी जा सकती है। पानी जैसे प्रलय का तूफान लेकर बह रहा है। ये हालात हैं विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट के, जहां मंडला डिंडोरी में लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। बड़ी संख्या में यहां पर्यटक भी देखे जा सकते हैं, जो बारिश और पानी के तेज बहाव के बीच सेल्फी लेते दिख रहे हैं। इस बीच सैलानियों से लगातार अपील की जा रही है कि उफनती नदी के पास ना जाएं। नर्मदा नदी का जो जल स्तर है वो रात भर की बारिश से काफी उफान पर है। घाटों के किनारे न जाएं, खतरनाक स्थलों पर न जाएं, अपनी जान जोखिम में न डालें। खतरनाक सड़कों को बंद कर दिया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि नगर परिषद भेड़ाघाट ने 15 अक्टूबर तक पहले ही वीआईपी गेट और नौका विहार को पूरी तरह से बंद कर दिया है। जानकारी के मुताबिक जल्द ही 40,000 क्यूसेक पानी नर्मदा नदी में और छोड़ा जाएगा, जिससे कई गांवों पर बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ से भारी मात्रा में बड़े पत्थर नीचे गिर गए हैं। हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला, जहां किस कदर लैंडस्लाइड हुआ है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। लैंडस्लाइड की इस घटना से सिरमौर और राजधानी शिमला का आपसी संपर्क टूट गया। वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पांवटा से शिमला की ओर जाने वाला संपर्क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। यहाँ पे खिसक चुकी है। दरअसल नेशनल हाईवे 707 पर यह जबरदस्त भूस्खलन हुआ, जिसके बाद सड़क का नामो निशान तक मिट गया। बड़े बड़े पत्थरों की बारिश से पूरा इलाका दहल उठा। लोगों में दहशत फैल गई, मानो यहाँ पूरा पहाड़ ही दरक गया हो। ये देखिए, तो कोई भी अगर NH 707 से उत्तरी से आ रहा है तो कृपया। अगर देखें तो इस बार मानसून ने हिमाचल में जमकर तबाही मचाई है। बादल फटने की भी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वहीं हिमाचल में नदी नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर चेतावनी जारी की गई है। कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की भी घटना बढ़ सकती है, जिसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लोगों को नदी नाले और भूस्खलन वाले जगहों से दूर रहने की सलाह दी गई है। 707 से उत्तरी से आ रहा है तो कृपया वो कूट रोड का इस्तेमाल करें। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। इस वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के गुना की हैं, जहां देखा जा सकता है कि भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर पानी भरा है। पानी के बीच वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई इलाकों में तो लोगों के घरों तक बारिश के पानी ने दस्तक दे दी है। वहीं मौसम विभाग ने मंडला, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश की चेतावनी दी है। यहाँ अगले 24 घंटे यानी शनिवार सुबह तक 8 इंच या इससे अधिक बारिश हो सकती है। ऐसे में यहाँ बाढ़ की चेतावनी भी जारी की गई है। जबलपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, कटनी, मैहर, सतना, रीवा, मोगंज, सीधी, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। अगले 24 घंटे में यहाँ 8 इंच तक पानी गिर सकता है।
मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने को भी कहा गया है। तेज बारिश की संभावना तो देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है। कई नदियों के तटबंधों की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। और महाराष्ट्र के कई जिलों में भी लगातार तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश के बीच लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आई। तस्वीरें महाराष्ट्र के पालघर की हैं। उफान के बीच इसे अगर सबसे बड़ी लापरवाही कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। देखिए पुल पर किस कदर सैलाब का कब्जा है और लोग इसे पार करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर थोड़ा भी संतुलन बिगड़ता तो फिर क्या हो सकता था, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, लोग सुरक्षित पुल पार कर गए। पालघर में लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों का आपसी संपर्क भी टूट गया है। वहीं मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कई इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। अब ये तस्वीरें गुजरात के बनासकांठा की हैं, जहां कल से ही जोरदार बारिश हो रही है। बारिश के बीच सड़क पर कई वाहन फंस गए। ये बस खराब हो गई, जिसके बाद धक्का देकर बस को पानी से बाहर निकाला गया। गुजरात के कई जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। राजस्थान के बूंदी से खबर है, जहां भीमताल बांध के ओवरफ्लो होने से चितावा नदी में अचानक तेज बहाव आ गया है। इस दौरान ट्रैक्टर के साथ एक किसान नदी में फंस गया। पुलिया पार करते वक्त अचानक नदी का जल स्तर बढ़ने से ये हादसा हुआ। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से किसान को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसा उस समय हुआ जब किसान खेत से घर जाने के लिए पुलिया पार कर रहा था। लाखा के रहने वाले किसान रामेश्वर मीणा खेत से लौटते वक्त चितावा नदी की पुलिया को पार कर रहा था। तभी नदी में पानी की रफ्तार अचानक तेज हो गई और वह ट्रैक्टर सहित बह गया। बूंदी के नमाना इलाके में चितावा नदी पिछले 3 दिनों से उफान पर है। भीमलत बांध का पानी ओवरफ्लो होने से नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी पर बनी पुलिया जल भराव के कारण डूब गई है। ये पुलिया बूंदी जिला मुख्यालय को रूपनगर, गरनारा, भीम का खेड़ा, श्रीनगर और लाखा समेत कई गांवों से जोड़ती है। पुलिया के डूबने से इन गांवों का आपसी संपर्क टूट गया है। बता दें कि राजस्थान के कई जिलों में लगातार तेज बारिश हो रही है। बूंदी में भी कई दिनों से बारिश का दौर जारी है। ऐसे में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के बाद स्थानीय प्रशासन सतर्क है। राजस्थान के जालौर में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। ये ना तो कोई नाला है, ना तो कोई नदी है और ना ही कोई तालाब या नहर है। ये राजस्थान के जालौर शहर की सड़कें हैं और सड़कों पर नजर आ रहा कई फीट पानी। कई फीट पानी के बीच नजर आ रहे हैं आम लोग। किसी के हाथ में रस्सी है, किसी के हाथ में डंडा, ताकि पानी में डूबी सड़क को सुरक्षित पार किया जा सके। अब देखिए ये तस्वीरें उन वाहनों की हैं जो सड़क पर जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। गाड़ियां पानी में करीब करीब डूबी नजर आ रही हैं। गनीमत रही कि गाड़ियां पानी में बंद नहीं हुई, नहीं तो ये सफर पानी में पैदल ही तय करना पड़ता। अब देखिए इस युवक की तस्वीर, ये भी पानी में डूबा नजर आ रहा है। गर्दन तक पानी है, वो भी बीच सड़क पर। भारी बारिश ने जालौर की तस्वीरें बदरंग कर दी हैं। हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है और पानी के बीच नजर आ रहे हैं परेशान लोग। राजस्थान के जालौर जिले में पिछले 2 दिन से सक्रिय मानसून ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। वहीं गढ़चिरौली का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। गढ़चिरौली के इस इलाके में पानी का सैलाब देखा जा सकता है। उफनते पानी के बीच कुछ लोग नदी पार करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, वो भी रस्सी के सहारे। सोचिए अगर उम्मीद की ये रस्सी हाथ से छूट जाए तो क्या होगा। हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ बच्चे भी रस्सी की मदद से पानी के इस सैलाब को पार कर रहे हैं। महिलाएं भी पानी के बीच फंसी नजर आ रही हैं। गनीमत रही कि पानी में फंसे सभी लोग रस्सी के सहारे सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे। अब अंदाजा लगाया जा सकता है यदि बारिश यूं ही जारी रही तो आने वाले दिनों में जिले की स्थिति क्या होगी। हर साल मानसून के दौरान ये इलाका बाढ़ की चपेट में आता है। गांवों का संपर्क टूट जाता है। लोगों तक ना अनाज पहुंचता है, ना पीने का पानी और ना ही स्वास्थ्य सेवाएं। लोग मजबूरी में कुछ इस तरह अपनी जान पर खेलकर नदी नाले पार करते हैं। गौरतलब है कि गढ़चिरौली जिला नक्सल प्रभावित और अति संवेदनशील इलाका माना जाता है, लेकिन आजादी के इतने साल बाद भी इस जिले में बुनियादी सुविधाओं की कमी है।
बारिश के बीच यूपी में कई नदियां उफान पर हैं। सहारनपुर में भयानक तस्वीर देखने को मिल रही है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की हैं, जहां इस बरसाती नदी में पानी का उफान नजर आ रहा है। उफनते नदी को ट्रैक्टर ट्रॉली पार करने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है। आखिर में ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली पानी में बह गया। भारी बारिश के बाद सहारनपुर में किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। नदी का पानी खेत खलियान तक जा पहुंचा है। जुलाई की पहली ही बारिश सहारनपुर के किसानों के लिए मुसीबत बनकर बरसी है। बीती रात हुई झमाझम बारिश ने जिले भर में सब्जी की फसल को तबाह कर दिया। खेतों में पानी भर गया और कई जगहों पर फसलें पूरी तरह खराब हो गईं। इसका सीधा असर अब सहारनपुर की सब्जी मंडियों में देखने को मिल रहा है, जहां सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। मौसम विभाग ने सहारनपुर और आसपास के इलाकों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में किसानों को डर सता रहा है कि जो थोड़ी बहुत फसल बची है वो भी पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। राजस्थान के धौलपुर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें जान जोखिम में डालकर छात्र छात्राएं नदी पार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जुगाड़ से बनाई गई कश्ती है, ट्यूब से खाट बांधा गया है और अब इसके सहारे इस नदी को पार किया जा रहा है। ये वो छात्र छात्राएं हैं जो पढ़ाई के लिए रोज नदी के दूसरे पार जाते हैं, रोज इसी जुगाड़ की कश्ती से। सोचिए नदी पार करना कितना खतरनाक है। छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्वती नदी को इस तरह से पार करना उनकी सबसे बड़ी मजबूरी है। बरसात के मौसम में जोखिम काफी बढ़ जाता है, क्योंकि नदी उफान पर आ जाती है। प्रशासन से पुल के लिए कई बार मांग की गई, लेकिन अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि जिला प्रशासन से लेकर मंत्री, विधायक और सांसद को भी इस समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला। धौलपुर जिले के सेम्पऊ उपखंड की नुनहेरा गांव के लोगों ने अब इस कश्ती को ही अपनी किस्मत मान लिया है। गांव के बच्चे रोजाना नदी के गहरे पानी को पार करने के लिए ट्यूब पर चारपाई बांधकर बने खटोले का सहारा लेते हैं। यही नहीं, बीमार मरीजों को अस्पताल ले जाना हो या सामान खरीदने बाजार जाना हो, ग्रामीणों को हमेशा इसी खटोले पर निर्भर रहना पड़ता है। और मूसलाधार बारिश की वजह से एमपी के डिंडोरी में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। खरमेर और सिवनी नदियां उफान पर हैं। बीच सड़क पर ट्रक फंसा, पानी से घिरा है, तेज रफ्तार से पानी बह रहा है, उसके निकलने की कोई सूरत नहीं दिख रही है। ये तस्वीरें एमपी के डिंडोरी की। डिंडोरी में रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है, जिससे पहाड़ी इलाकों में हालात बेकाबू हो गए। कई जगहों पर नदियों में कटाव जारी है। देख सकते हैं पानी किस रफ्तार से बह रहा है। कई जगहों पर बाढ़ का पानी सड़कों पर आ गया है। डिंडोरी में बारिश की वजह से खरमेर नदी उफान पर है, जिससे अमरपुर ब्लॉक मुख्यालय के दर्जनों गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। खासकर किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गोपालपुर इलाके में सिवनी नदी उफान पर है। प्रशासन और आपदा विभाग की तरफ से डायवर्जन मार्ग बनाए गए थे, लेकिन वो भी डूब गए। डायवर्जन मार्ग डूबने से गोरखपुर और गोपालपुर मार्ग से आवाजाही बंद हो गई है। प्रशासन ने एहतियातन उफनाई नदी किनारों के पास सुरक्षा गार्डों को तैनात किया है और लोगों को नदी नालों से दूरी बनाए रखने की हिदायत दी जा रही है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के औरैया से है, जहां एक दारोगा की बदसलूकी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। रिपोर्ट देखिए कैसे दारोगा ने इस शख्स को झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। दारोगा की इस हरकत से हर कोई हक्का बक्का नजर आ रहा है, क्योंकि शख्स का कसूर सिर्फ इतना था कि वो दुकान के बाहर बैठकर खाना खा रहा था। मामला औरैया के अयाना थाना इलाके के बवाइन चौकी का है। देर रात चौकी इंचार्ज अवनीश कुमार सिपाहियों के साथ कस्बा सेंगनपुर पहुंचे। यहाँ कुछ दुकानदार अपनी दुकान के बाहर बैठकर खाना खा रहे थे। आरोप है कि दारोगा अवनीश कुमार ने बिना किसी विवाद के दुकानदारों के साथ गाली गलौज शुरू कर दी और उनमें से एक दुकानदार को थप्पड़ जड़ दिया। दारोगा की इस हरकत और गाली गलौज से मौके पर मौजूद दुकानदार डर गए। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज का वीडियो वायरल हो रहा है, जो सेंगनपुर कस्बा थाना अयाना जनपद औरैया का है, जिसमें कुछ दुकानदार अपने दुकान के बाहर खाना खा रहे थे। निरीक्षक अवनीश कुमार चौकी इंचार्ज बवाइन द्वारा उनके साथ आपत्तिता की गई, जिस वीडियो फुटेज का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय औरैया द्वारा तत्काल प्रभाव से निरीक्षक अवनीश कुमार को निलंबित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हरिद्वार के प्रवेश द्वार नारसन बॉर्डर पर एक दुकान की असली पहचान छुपाने का मामला सामने आया है। गुप्ता चाट भंडार नाम से संचालित इस दुकान पर जब श्रद्धालुओं ने खरीदारी के बाद स्कैनिंग की
तो उसमें मालिक का नाम गुलफाम निकला। इससे न सिर्फ ग्राहकों में भ्रम की स्थिति बनी, बल्कि पहचान छिपाने को लेकर नाराजगी भी देखी गई। गौरतलब है कि कांवर यात्रा से पहले ही पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कोई भी दुकान या प्रतिष्ठान अपनी पहचान न छुपाए। बता दें कि उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश में भी पहचान छिपाने को लेकर हिंदू संगठनों की तरफ से लगातार विरोध हो रहा है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवर यात्रा शुरू होने से पहले एक ढाबे पर हंगामा देखने को मिला, जहां कुछ हिंदू संगठनों के लोग पहुंचे और होटल के स्टाफ से आधार कार्ड मांगे गए, लेकिन उन्होंने आधार कार्ड दिखाने से इनकार कर दिया। जब ढाबे पर लगे बार कोड को स्कैन किया गया तो उसमें होटल मालिक का मुस्लिम नाम आया, जिसके बाद ढाबे में हंगामा खड़ा हो गया था। मामला तूल पकड़ता देख स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों को किसी तरह शांत कराया। और कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों की पहचान को लेकर आगे बढ़ रहे स्वामी यशवीर महाराज को आज उत्तराखंड बॉर्डर पर रोका गया। पुलिस ने नारसन चेकपोस्ट से उन्हें आगे जाने नहीं दिया। कांवर यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर से स्वामी यशवीर महाराज का पहचान अभियान जारी है। इस दौरान हरिद्वार जा रहे महाराज को रुड़की के मंगलौर में पुलिस ने नारसन बॉर्डर पर ही रोक दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि वो खुद थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके हैं। हरिद्वार जाना था, बस यहाँ बैठ गए। यशवीर महाराज ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की खूब तारीफ की और कहा कि कांवर यात्रा को लेकर उन्होंने जो फैसला लिया है वो सराहनीय है। जो लोग नाम बदलकर कांवर यात्रा के दौरान दुकानें लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर के पंडित जी के ढाबा का उदाहरण देते हुए स्वामी ने कहा कि इस पर राजनीति करने वालों को भी बड़ा सबक मिला है। जो जिहादी गैंग है, सनातन धर्म के लोगों को भोजन में खिला करके धर्म भ्रष्ट किया है, इनकी सारी खबर वो पहले तक की ली जाए और इनको भारी सजा मिले, जिससे कि इस प्रकार से आगे न कर पाए। राजस्थान के भगवान श्री सांवलिया सेठ मंदिर में भक्त दिल खोलकर दान दे रहे हैं। इस ऐतिहासिक मंदिर में भक्तों का आना लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध मंदिर श्री सांवलिया सेठ मंदिर है। मान्यता है कि जो भक्त सांवल दास के खजाने में जितना देते हैं सांवलिया सेठ, उससे कई गुना ज्यादा भक्तों को वापस लौटाते हैं। यही वजह है कि भक्त यहाँ दिल खोलकर दान देते हैं। हर महीने होने वाली खजाने की गणना में इस बार 22,93,61,613 रुपए कैश, 900 ग्राम सोना, 73 किलो चांदी चढ़ाई गई। 24 जून से शुरू हुई भंडार की गिनती 3 जुलाई तक जारी रही। यहाँ चढ़ावे में चांदी के हाथी, सोने के आभूषण, महंगी घड़ियां, मोबाइल और नकद तक सब चढ़ाई जाती है। श्री सांवलिया जी मंदिर का भंडारा या दान पात्र माह में एक बार खोला जाता है। ये चतुर्दशी को खुलता है। मंदिर आने वाले NRI डॉलर, पाउंड, दिनार, रियाल जैसी कई देशों की मुद्रा भी दान पात्र में चढ़ा जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की बात कही है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं में मतभेद हो, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। पूर्ववत प्रण है, भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए, जातियों में बटा हिंदू एक हो जाए। अनेकता भारत की सुंदरता है, पर मतभेद हो, मनभेद ना हो। इस देश में सबसे बड़ा जहर है कि अब वर्तमान में मनभेद हो रहे हैं। उससे ऊपर भारत के लोग उठें और कैसे भी करके भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। कांवड़ यात्रा को लेकर खासा विवाद चल रहा है कि मुस्लिम वहाँ पर शरबत पिलाते हैं, तो क्यों? पहले से ये सब चीज़ें होती आ रही है, लोग कहते हैं हमारी संस्कृति थी। अब इस तरह का विवाद आप क्या सोचते हैं? पता नहीं लोगों की क्या दृष्टि है। सनातन सॉफ्ट टारगेट टिप्पणियाँ करने पर भगवान उनको सद्बुद्धि दे। सनातन पर उंगली उठाना सरल है, क्योंकि सनातनी जवाब कम देते। इटावा में जो हुआ, एक साथ यादव थे, उनके साथ पूरी घटनाक्रम आपको पता ही है। उस पर आप क्या सोचते हैं? यादव वर्सेस ब्राह्मण हो गया कि ये कथा नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों पे चूँकि आप खुद एक हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जाति पात, इन सब चीज़ों को ख़त्म करते हैं, आपकी यात्रा भी निकालते। मामला बढ़ाया गया, उचित नहीं था। सब अपने हैं, दो भाई अगर लड़ रहे हों तो विवाद को संवाद से सुलझाना चाहिए। और हरियाणा के हिसार में गली गली जाकर कबाड़ खरीदने वाले शख्स राजेश की बेटी सिमरन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में इंजीनियर बन गई हैं। सिमरन की उम्र महज 21 साल है और कंपनी ने उन्हें 55 लाख रुपए सालाना के पैकेज पर नौकरी दी।
माता पिता के चेहरे की ये मुस्कान ये बयां कर रही है कि उनकी बेटी सिमरन ने उन्हें कितनी खुशी दी है, मानो जीवन सफल हो गया हो। माता पिता ने सपना देखा था, लेकिन सामने आर्थिक संकट था। बेटी को कुछ बनते देखना चाहते थे, इसलिए पिता ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आज उनका सपना सच हो गया। सिमरन ने 17 साल की उम्र में अपने पहले ही प्रयास में जेईई एडवांस की परीक्षा पास कर ली। इसके बाद आईआईटी मंडी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, लेकिन सिमरन की रुचि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में थी। उसका सपना भी माइक्रोसॉफ्ट में काम करने का था, इसलिए उसने एडिशनल सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस की भी पढ़ाई की। कैंपस सिलेक्शन के दौरान सिमरन माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट हुई और 2 महीने की इंटर्नशिप के बाद 300 बच्चों में बेस्ट इंटर्नशिप स्टूडेंट का अवार्ड जीता। सिमरन को ये अवार्ड अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट की ओवरसीज हेड से मिला। ओवरसीज हेड खास तौर से सिमरन से मिलने अमेरिका से भारत पहली बार आई। फाइनल सिलेक्शन में सिमरन ने टॉप लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया। अब 30 जून से सिमरन की ज्वाइनिंग हो चुकी है। पंजाब के अमृतसर में पारिवारिक विवाद में डीएसपी रहे पिता ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। वहीं गोली लगने से घायल पत्नी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। अस्पताल में अफरा तफरी मची है। यहाँ पारिवारिक विवाद में घायल पूर्व डीएसपी की पत्नी को भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पूर्व सीआरपीएफ डीएसपी तरसेम सिंह का अपनी पहली पत्नी और बेटे बचित्तर सिंह से विवाद चल रहा है, जिसको लेकर वे आज सदर थाने में आए थे। थाने के अंदर ही विवाद इतना बढ़ा कि नौबत गोलीबारी तक आ गई। बताया जाता है कि इसके बाद तरसेम सिंह ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपने बेटे और पत्नी पर फायर कर दिया। गोली लगने से बेटे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी घायल हो गई, जो गुरु नानक देव अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं। फायरिंग और हत्या के अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तरसेम सिंह राजा सांसी का रहने वाला है। तरसेम सिंह ने 2 शादियां की थी, यही विवाद का कारण बताया जा रहा है। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਰਿਟਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀ। 2 ਮੈਰਿजेस ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਲੇਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਆਪਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾयर ਕੀਤਾ ਜੀ। बिहार में वोटर लिस्ट पर विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने इस मामले में 9 जुलाई को बिहार बंद का ऐलान किया है। टीवी 9 से खास बातचीत में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। में जो लगभग 8 करोड़ मतदाता हैं उनका पुनरीक्षण किया जा रहा है। लाखों बीएलओ मैदान में हैं, लोग भी परेशानी में है। किसी को प्रपत्र मिल नहीं रहा है, जिनको मिल रहा है उनको ये चिंता सता रही है कि कागजात कहाँ से आएगा। भैया ये नस्ल को ख़त्म करने की चल रही है, ये वार है, आज़ादी से भी खतरनाक वार। नोटबंदी में गरीब के जेब से पैसे ले लिए, अब वोटबंदी में अधिकार ले रहे। दलित, कमज़ोर, ईबीसी, जो प्रवासी मजदूर हैं उस पर हमला, जो बाहर बच्चे पढ़ते हैं उस पर हमला, जो बाहर रोजगार करते हैं उस पर हमला। 6 महीना पहले आपने यहाँ वोटर लिस्ट तैयार कर दी। 22 साल के बाद आपको ये मिर्गी कहाँ से चली? कौन गुरु मंत्र दिया? आप चले जाइए, बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए चुनाव आयोग। और अहम खबर है, महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस। भाषा के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भाषा के आधार पर मारपीट बर्दाश्त नहीं होगी। कुछ लोगों को अंग्रेजी से प्यार, हिंदी से नफरत है, ये कहा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है? इसलिए इस प्रकार से जो लोग ऐसा कानून हाथ में लेंगे, इनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
और अब खबर बिहार से, जहां चुनाव आयोग ने स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन को लेकर वोटरों की चिंता बढ़ा दी है। लोगों के अपने नाम ढूंढने में उन्हें काफी दिक्कतें आ रही हैं। आइए देखते हैं टीवी 9 संवाददाता रुपेश कुमार की रिपोर्ट। हर रोज तारीख बदल जा रही है, स्थान भी बदल जा रहा है, लेकिन कहानी वही है और तस्वीर वही है। टीवी 9 भारतवर्ष ने कल जो तस्वीर दिखलाई थी, तस्वीर लगभग उसी तरीके की तस्वीर है। ये देखिए, स्थान भले ही बदल गया है लेकिन लोगों की परेशानी भी वही है। अभी भी देखिए आप किस तरह से यहाँ पर ये जो प्रपत्र है, जिसे गणना प्रपत्र नाम दिया गया है, इलेक्शन कमीशन ने इसे कहा है ये गणना प्रपत्र है। इस पर लिखा भी हुआ है गणना प्रपत्र प्रारूप। कल मैंने दिखाया था एक आंगनवाड़ी केंद्र से, आज मैं दिखला रहा हूँ ये एक मोहल्ला है और इस मोहल्ले के बीच में बीएलओ जो हैं वो पहुँची हुई हैं यहाँ पर। और इसी जिसे मैंने कहा कि ये भानुमति का पिटारा है, और इसी भानुमति के पिटारे से आपको अपना, जिसमें ये तस्वीर लगी हुई है और आपका नाम दर्ज है, बाकी आपको फॉर्म फिलअप करना है। देखिए, क्या नाम है तुम्हारा? सपना कुमारी। सपना कुमारी, क्या उम्र है सपना? 17 साल। 17 साल। किसके लिए ढूंढ रही है? अपनी मम्मी के लिए। अपनी मम्मी के लिए। क्या परेशानी हो रही है? पूरे बिहार में ये काम चल रहा है। परेशानी यही हो रही है कि हमको सबका जो भी है डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष ने कई जगह जांच की तो ये पाया कि लोगों के पास कोई भी कागजात नहीं हैं। कई ऐसे हैं जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। लोगों का ये भी कहना है कि प्रमाण पत्र बनाने के लिए घूस देनी पड़ती है। कागज कुछ नहीं है? नहीं, सिर्फ हम लोग खाता कमाता इंसान है। जन्म प्रमाण पत्र हम लोग नहीं बनाए और नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं। 1000 रुपया लगता है बनाने में, 1000 रुपया जुगाड़ करने में समय लगता है। कि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ अगर पटना में देखें तो सिर्फ पटना में 15,000 से ज़्यादा की फौज लगाई गई है, जो डोर टू डोर जा कर के लोगों को फॉर्म तो दे रहे हैं, लोगों को फॉर्म भी मिल रहा है, लेकिन उसके बाद ये परेशानी, एक परेशानी ये है कि उस फॉर्म में से अपना फॉर्म ढूंढ लेना। लेकिन जो अपना फॉर्म ढूंढ कर वो ले लिए, अब आगे उनको ये चिंता सता रही है कि उस फॉर्म का हम क्या करें, फॉर्म फिलअप कर दें, लेकिन जो 11 ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से कितने कागजात उनके पास हैं या कागजात नहीं हैं, उन कागजात की चिंता इस वक्त बिहार के मतदाताओं के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब है। और मतदाताओं की, वोटर्स की परेशानियां सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसमें कई खामियां भी सामने आ रही हैं। नाम किसी और का और तस्वीर किसी और की। फॉर्म में महिला की जगह पुरुष की तस्वीर भी देखने को मिल रही है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार में मतदाता गहन पुनरीक्षण का काम तो चल रहा है। सबकी अपने अपने परेशानियां हैं। कुछ को जो गणना प्रपत्र है वो अपना नहीं मिल रहा है, कुछ के पास कागजात नहीं हैं। लेकिन जो कागजात पहुंचे हुए हैं, जो बीएलओज लेकर पहुंचे हैं, उनमें कई तरह की गड़बड़ियां भी सामने आ रही हैं। अब ये देखिए, ये मूछ वाली लक्ष्मी देवी को ज़रा देखिए। मूछ वाली लक्ष्मी देवी मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए ये बच्चे यहाँ पर हंस भी रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी देवी नाम है और तस्वीर है किसी पुरुष का। अब इसमें से कैसे ये ढूंढेंगे? अब देखिए यहाँ पर बीएलओ भी हैं, ये कैसे होगा ये मूछ वाली लक्ष्मी देवी? सर, छापने में तो गलती वहाँ न किए होंगे, हम लोग तो यहाँ से सही भर के दिए। जो वहाँ ऑपरेटर लोग बैठते हैं वही लोग गलती कर देते हैं। इसका क्या होगा फिर? अब इसका फार्म 8 भराएगा फिर से सुधार के लिए। अब वो सुधार होगा कि नहीं होगा हम क्या? इस तरह की गड़बड़ियाँ बहुत सारी आती है, बहुत सारी होती है। जेंट्स का लेडीज, लेडीज का जेंट्स कहता है, नाम कुछ है लिखा हुआ है, गलती नाम लिख देता है, पता कर। छापने वाला पागल हो गया है। ढूंढने वाले का भी तो यहाँ दिमाग खराब हो जाएगा, उसको ध्यान नहीं है। राहुल गांधी की तस्वीर लगे सेंट्री पैड पर बिहार में सियासी घमासान मचा है, लेकिन इसके उलट कांग्रेस अपने इस अभियान को नारी सम्मान से जोड़कर देख रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तस्वीर सैनिटरी पैड के डिब्बे पर, इसे लेकर बिहार में सियासी पारा हाई है। कांग्रेस का लक्ष्य है कि वो चुनाव से पहले राज्य में 5 लाख महिलाओं को राहुल गांधी की तस्वीर वाले ऐसे सैनिटरी पैड बांटेगी। महिला कांग्रेस के तरफ से उसके लिए भी हम लोग अभियान चलाने जा रहे हैं और लगभग हमारा जो लक्ष्य है 5 लाख महिलाओं तक इसको हम पहुंचाएंगे। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई, जिसमें माई बहन मान योजना पर चर्चा की गई। बैठक में कई महिलाएं भी शामिल हुईं। कांग्रेस ने कहा है कि वो माई बहन मान योजना को घर घर पहुंचाने के साथ 2500 रुपए महीना देने के फायदे भी गिनवाएगी। कांग्रेस की महिला नेताओं ने इस सैनिटरी पैड को लेकर सियासी गलियारे में उठे सवालों का जवाब भी दिया।
पहले 5 लाख बहनों को कपड़ा मुक्त करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी मासूम बेटियां भी हैं 13-14 साल की, जो गंभीर बीमारियों का शिकार हो रही है। ये बिहार के सर्वे ने बताया, हमें चौंकाने वाले हैं। इस पे बात करने की बजाय शर्म आती है जो डिब्बी पर राहुल जी के देखते ही बौखलाते हैं। राहुल जी की तस्वीर कहीं दिख जाए, सही या गलत या अजीबोगरीब तो कुछ नहीं है, बस सिर्फ समय की बात है। और समय है बिहार में चुनाव का, लिहाजा यह डब्बा भी एक चुनावी मुद्दा बन गया। हिमाचल के मंडी में बारिश के बाद हालात खराब हैं। मंडी नहीं पहुंचने पर सांसद कंगना काफी ट्रोल हो रही हैं। इस बीच कंगना ने कहा है कि जयराम ठाकुर ने उन्हें दौरा करने से मना किया। क्या है पूरा मामला, देखिए। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड से कई इलाकों में तबाही मची है। अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से लोकसभा सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि वो प्रभावित इलाकों में जाना चाहती थी, लेकिन जयराम ठाकुर ने उन्हें रोक दिया। कंगना ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर कहा कि जयराम ठाकुर ने उन्हें हालात ठीक होने के बाद आने को कहा है। कंगना के सोशल मीडिया ट्वीट के बाद जयराम ठाकुर ने क्या कहा, सुनिए। शायद मुझे मालूम नहीं, अब इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। और मैं सिर्फ, हम लोग हैं, हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है उनके बारे में मैं टिप्पणी करना ही नहीं चाहता हूं। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कंगना को जयराम ठाकुर से बात करनी चाहिए। इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए उन्हें। और दो IPH PWD बैठे हैं, जो टेक्निकल लोग हैं वो बैठे हैं, हमारे मंत्री वहां जा रहे हैं, तो आज सब लोग, हम सब कार्य कर रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर पर डिप्टी आर्मी चीफ राहुल आर सिंह ने कहा है कि हमने एक साथ 3 देशों को हराया। फिक्की की ओर से आयोजित न्यू एज मिलिट्री टेक्नोलॉजीज कार्यक्रम में उन्होंने ये बातें कही। Sir, headlines and there would be action, there would be punitive action if required. There is no scope of absorbing the pain the way we did a few years ago. So that is one important message that stands out loud and clear. डिप्टी आर्मी चीफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने चीन पाक की साजिश की पोल खोली। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत 3 दुश्मनों चीन, पाकिस्तान और तुर्की से लड़ा और उन सबको हराया। Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting. लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन से लाइव इनपुट मिल रहे थे। उसे पता था कि भारत से उसे करारा जवाब मिल रहा है, इसीलिए पाकिस्तान बैकफुट पर आया और सीज फायर को तैयार हुआ। Pakistan would be in a very, very bad condition. So that was the reason why they asked for a ceasefire. सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। एक आतंकी गाइड ने पूछताछ में बताया है कि उसे 20,000 रुपए के एवज में 4 आतंकियों को भारत में दाखिल कराने को कहा गया था। 29 जून को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के तरकुंडी इलाके से पकड़े गए आतंकी गाइड मोहम्मद आरिफ ने पूछताछ में पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश किया है। आतंकी गाइड ने कहा है कि 4 आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए उसे 20,000 रुपए दिए गए थे। गिरफ्तार आतंकी ने पूछताछ में बताया कि पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी ने उसे आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए कहा था। सेना को उम्मीद है कि आतंकी से पूछताछ में कई और राज से पर्दा उठ सकता है। सुरक्षा एजेंसियों ने लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में एक आतंकी गाइड को तब पकड़ा जब इसके साथ 4 आतंकी घुसपैठ के फिराक में थे। इस आतंकी गाइड का नाम आरिफ बताया जा रहा है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का रहने वाला है। वहीं आरिफ ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने खुलासा किया कि इसको पाकिस्तानी सेना ने हायर किया है और इसको इस काम के लिए 20,000 रुपए भी दिए गए हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना अब प्रयास कर रही है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बॉर्डर के नज़दीक के ग्रामीण इलाकों में जितने भी लोग हैं उनको आतंकियों का गाइड जो है वो बनाया जाए। इंदौर के पास महू में एक जुलूस के दौरान फिलिस्तीन की आज़ादी को लेकर लगाए गए पोस्टर पर विवाद हो गया है। विश्व हिंदू परिषद ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मुहर्रम से पहले ही मध्य प्रदेश के महू में विवाद हो गया है। वजह है एक पोस्टर जो मुहर्रम से पहले निकाले गए जुलूस में नजर आए। ये पोस्टर फिलिस्तीन के समर्थन में था। पोस्टर पर लिखा था फ्री पैलेस्टीन। जुलूस जब महू के पत्ती बाजार क्षेत्र से निकल रहा था तभी ये पोस्टर नजर आए। फिलिस्तीन के पोस्टर पर इंदौर में हिंदू संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। हिंदूवादी संगठनों ने पोस्टर पर कड़ा एतराज जताया है।
उनका आरोप है कि दुनिया में जहां हिंदू प्रताड़ना सह रहे हैं उनके लिए कभी पोस्टर नहीं लगाए गए, लेकिन फिलिस्तीन की आजादी को लेकर यहां चिंता जताई जा रही है। वो गलत ही नहीं बल्कि देशद्रोह है। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने पोस्टर को हटवा दिया, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने तो ऐसे पोस्टर लगाने पर मुहर्रम के जुलूस पर प्रतिबंध लगाने की मांग तक कर दी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत का क्या हो सकता है? इन्होंने कभी हिंदुओं के लिए पोस्टर लगाया? हिंदुओं पर जो अत्याचार पूरे देश में और पूरे विश्व में हो रहा है, जो देखने को मिल रहा है बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अन्य देशों में, इन्होंने कभी पोस्टर लगाया? इन्होंने कभी उस विचारधारा के लिए पोस्टर लगाया जो यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर खाते हैं और यहीं की नहीं बजाते हैं? और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सिविल लाइंस इलाके में राजनिवास मार्ग पर अपने नए कैंप ऑफिस, जिसे जन सेवा सदन का नाम दिया गया है, इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सपरिवार हवन पूजन किया। कैसा है मुख्यमंत्री जन सेवा सदन, आपको दिखाते हैं हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी की रिपोर्ट। और जनता की समस्याएं जो मुख्यमंत्री सुनेंगी वो कैसा है वो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। जहां पर यहाँ जो जनता की जो समस्याएं जो लेकर आएंगे उनको बिठाया जाएगा। यहाँ पर ये बाकायदा वेटिंग रूम है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी अंदर कि क्या क्या कहाँ पर मुख्यमंत्री सुनेंगी, तो ये और उनकी चेयर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि जहाँ पर मुख्यमंत्री बैठकर बाकायदा जनता की समस्याओं को सुनेंगी और उसको हल भी करेंगी। ये वो चेयर है जहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बैठेंगी और सामने बैठेगी जनता जो कि अपनी समस्याएं लेकर आएगी और मुख्यमंत्री से अपनी समस्याएं उनके सामने रखेगी और उसकी समस्याओं का समाधान भी मुख्यमंत्री यहीं पर करेंगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। और इस मौके पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा से बात की हमारी संवाददाता शालिनी ने। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सर, आज मुख्यमंत्री जन सेवा सदन का उद्घाटन हो रहा है और जनता की समस्याएं मुख्यमंत्री यहाँ पर सुनेंगी। आज देखिए, एक ऐतिहासिक दिन है। मुख्यमंत्री जन सेवा सदन का लोकार्पण तो हो ही रहा है, साथ ही जो सबसे बड़ी बात है, पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यालय, घर के दरवाजे दिल्ली की जनता के लिए और मीडिया के लिए खुले हैं। पिछले 11 साल में अगर आप देखें तो कोई मीडिया का कैमरा केजरीवाल के घर में या दफ्तर में कभी नहीं गया। आपके चैनल के पास कोई फुटेज नहीं होगी, किसी चैनल के पास कोई फुटेज नहीं होगी, किसी का कैमरा अलाउड नहीं किया गया। कई मीडिया वालों को तो गेट पे मारा पीटा तक गया है। आज पहला दिन है, पहले दिन सारा मीडिया का कैमरा अंदर है। कौन सा पर्दा लगा है, कौन सी कुर्सी लगी है, कौन सा टेबल लगी है, सब मीडिया देख सकता है, जनता देख सकती है, कार्यकर्ता देख सकते हैं, अपना मोबाइल लेके आ सकते हैं। ये पारदर्शिता ही सबसे बड़ा अंतर है। केजरीवाल के शीश महल के एक पर्दे के खर्चे से कम पैसों में पूरा जनसेवा केंद्र बनके तैयार है। पूरा जनसेवा केंद्र उनके एक पर्दे पे जितना पैसा खर्च हुआ उससे कम पैसों में पूरा बनके तैयार है। पारदर्शिता के साथ तैयार है, सेवा के उद्देश्य के साथ इसको खोला गया है। जो छिपाते थे उनके दरवाजे और खिड़कियां भी बंद थे और जो सेवा करना चाहते हैं उनके दरवाजे पहले दिन से मीडिया के लिए और जनता के लिए खुले हुए हैं। और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से भी हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी ने बात की है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी हमारे साथ हैं। सर, आज मुख्यमंत्री सेवा सदन का शुभारंभ हो गया है, उद्घाटन हो गया है, जनता के लिए खोल दिया गया है। जी बिल्कुल, ये जन सुनवाई सदन, सेवा सदन जनता की सेवा के लिए है, जनता की सुनवाई के लिए है। ये अंतर है मुख्यमंत्री के अंदर। एक मुख्यमंत्री शीश महलों में रहता था और कभी पब्लिक से मिलना भी पसंद नहीं करता था, और दूसरे मुख्यमंत्री ने सेवा सदन खोला है। जन सेवा सदन जनता के लिए है। आम साधारण लोग जो सीएम से मिलना चाहते हैं उनको दर दर ना भटकना पड़े, ये अंतर है। अभी भी लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है। जो टेंडर जारी होना है मुख्यमंत्री के आवास को लेकर, उसके रिनोवेशन को लेकर, उस पर सवाल खड़े कर रही है। जी बिल्कुल करेंगे। वो तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनका 100 करोड़ रुपए का घर था, ये मुख्यमंत्री केवल 50 लाख रुपए के घर में जाने जा रही हैं शेरिया। उनको लगता है पब्लिक में हम मर जाएंगे अगर ये बात सामने आएगी, तो उससे बचने के रास्ते तो ढूंढेंगे। वो मुख्यमंत्री के घर में 10 लाख रुपए की टॉयलेट सीट थी। कितने की? 10 लाख रुपए की। 8 उनके घर के अंदर बेडरूम थे और 3-4 उनके घर के अंदर रेस्टरूम थे, और 12-13 का मतलब हो गया 1 करोड़ 30 लाख रुपए की कायली टॉयलेट सीटें लग गई।
वो मुख्यमंत्री देखो, उसके घर में 1 करोड़ 30 लाख की टॉयलेट सीट लगी और इस मुख्यमंत्री का घर 50 लाख में बन गया। ये अंतर है साधारण मुख्यमंत्री का। खबर मुंबई से है, जहां एक बड़ा रेल हादसा होने से बाल बच गया। हार्बर लाइन पर एक ही पटरी पर 2 लोकल ट्रेनें आ गई, इससे यात्रियों में दहशत फैल गई। मुंबई में बुधवार को एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते टल गया। दरअसल मानखुर्द से वाशी जा रही एक लोकल ट्रेन का यात्री अचानक नीचे गिर गया था। वह ट्रेन को तुरंत रोक दिया गया। कुछ यात्री ट्रेन से नीचे उतरे ही थे कि इसी बीच उन्होंने देखा कि पीछे स्टेशन की ओर यानी पनवेल की तरफ से एक और लोकल ट्रेन तेज रफ्तार से आ रही है। ट्रेन को आता देख सभी यात्री बेहद घबरा गए, लेकिन पीछे से आ रही लोकल ट्रेन सुरक्षित दूरी पर रुक गई। इसके बाद घायल यात्री को आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे के बाद काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। लोकल ट्रेनें करीब 20 मिनट तक एक ही जगह पर खड़ी रहीं। अच्छी बात यह रही कि पनवेल की तरफ से आ रही ट्रेन के लोको पायलट की सूझबूझ के चलते बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। आपको बता दें कि इससे पहले मुंबई में करीब 3 हफ्ते पहले भी ऐसा ही हादसा हुआ था, जब भीड़ भरी ट्रेन से लोग लटके थे। ट्रेनों के यात्री आपस में टकरा गए थे। ट्रेन से गिरने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इस घटना में 10 से ज्यादा यात्री घायल हुए थे। महाराष्ट्र में ठाणे के बदलापुर से विधायक आवास के सामने सड़क पर फायरिंग का मामला सामने आया है। इस फायरिंग में एक शख्स घायल हो गया। बदलापुर में मंगलवार रात उस समय सनसनी फैल गई जब एक विधायक के घर के ठीक सामने सरेआम फायरिंग हुई। मामला ठाणे के बदलापुर का है, जहां विधायक किशन केथौरे के बंगले के सामने फायरिंग हुई। फायरिंग में एक शख्स घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अल्ताफ शेख के ऊपर कई सारे मामले भी दर्ज हैं। फायरिंग में घायल अल्ताफ पर कई केस दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि 2 गुटों में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया। एक गुट ने दूसरे पर गोली चला दी। खबर मिलते ही बदलापुर पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेरेबंदी कर दी। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया और घटनास्थल से कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी विवेक नायडू को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। स्थल पे हम त्वरित पहुंच के एक मेन जो आरोपी है उसको ताबे में लिया है। इसमें उल्लासनगर जोन तपास पथक और गुने शाखा ठाणे शहर इनके संयुक्त विद्यमान से तपास जारी है। और मुंबई में अपने जन्मदिन पर तलवार लहराने के मामले में शिवसेना यूबीटी नेता इमरान शेख और गौरव दरेकर पर एफआईआर दर्ज की गई है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। जन्मदिन के मौके पर तलवार लहराते हुए ये शिवसेना यूबीटी के नेता इमरान शेख। यहाँ इमरान शेख अपने समर्थकों के साथ जन्मदिन मना रहे हैं। समारोह में शामिल लोग जश्न में डूबे हुए हैं। इस दौरान केक के साथ समर्थकों ने तलवार भेंट की। समारोह के दौरान इमरान शेख खुलेआम तलवार लहराते हुए देखे जा रहे हैं। समारोह में मौजूद कुछ लोग तालियां बजा रहे हैं और उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं। तलवार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को पुलिस ने खुद संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की है। मुंबई में पंतनगर पुलिस थाने में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता इमरान शेख और उनके साथी गौरव दरेकर के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने शस्त्र अधिनियम की धारा 4 और 25 के अलावा भी कई धाराएं लगाई। पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक ये घटना 27 जून 2025 की रात करीब 9:30 बजे की है, जहां घाटकोपरपुर में एक बिल्डिंग परिसर में उनके जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था। इस दौरान तलवार लहराई गई थी। भोजपुरी गानों पर बिहार में कई पुलिस वालों के रील इन दिनों वायरल हो रहे हैं। वीडियो में कितनी सच्चाई है, हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते। वायरल रील में रोहतास के विक्रमगंज थाने के पुलिस कर्मियों के शामिल होने की बात कही जा रही है। रील बनाने की खुमारी पुलिस वालों पर छाई है। ये तस्वीरें रोहतास के विक्रमगंज थाना क्षेत्र की बताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि विक्रमगंज थाने की गाड़ियों, वर्दी और सरकारी हथियारों का भी रील में इस्तेमाल किया गया है। पुलिस रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। भोजपुरी गानों पर ये रील्स बनाई जा रही हैं। रील्स बनाने में महिला पुलिसकर्मी भी पीछे नहीं है। ये वीडियो विक्रमगंज थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर सोनी कुमारी का बताया जा रहा है। वो भी अपनी वर्दी में दिख रही है। सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों को देख सकते हैं। ये रील ड्यूटी के दौरान बनाई गई है। रोहतास में एसपी रोशन कुमार ने इन वायरल रील की जांच की बात कही है। कन्नड़ फिल्म अभिनेता किच्चा सुदीप ने मोटर रेसिंग की दुनिया में कदम रखा है। वो बेंगलुरु फ्रेंचाइजी टीम के नए सह मालिक बन गए हैं।
रेसिंग प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड ने किच्चा सुदीप का मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया में प्रवेश करने पर स्वागत किया है। कंपनी ने कहा है कि सुदीप के आने से इस रेस में और भी रोमांच बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। मोदी सरकार भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। पीएलआई जैसी स्कीम ने मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा बूस्ट दिया है। यही वजह है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ जून में 14 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार के प्रोत्साहन और अंतर्राष्ट्रीय मांग ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जबरदस्त बूस्ट दिया है। इसकी वजह से रोजगार सृजन भी बढ़ा है। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय उथल-पुथल के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग में तेजी बनी हुई है। HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के मुताबिक जून में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 14 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। जून में मैन्युफैक्चरिंग का इंडेक्स 58.4% रहा, जबकि मई में ये 57.6% था। नए ऑर्डर आने से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी आई, जिससे रोजगार में भी बढ़ोतरी हुई। जून में अंतर्राष्ट्रीय मांग में मार्च 2005 के बाद से तीसरी सबसे बड़ी तेजी रही। अमेरिकी बाजार में मांग ने सेक्टर को मजबूती दी। मांग बढ़ने से निर्माताओं को 20 साल में सबसे तेज गति से अतिरिक्त श्रमिक भर्ती करने पड़े। जून में कच्चे माल की कीमत कम हुई, जिसने सेक्टर की ग्रोथ को बूस्ट किया। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौतों में हो रही देरी ने मैन्युफैक्चरर्स को सशंकित किया है, लेकिन बावजूद उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने ग्रोथ बरकरार रखी है।